नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, तूफानी दौरा था गृह मंत्री अमित शाह का। तूफानी दौरा था, वो इसलिए भी तूफानी दौरा था क्योंकि जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कल मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया और आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और जनसभा को संबोधित के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो इस बात की तस्दीक करता है कि उनको दोबारा से यहाँ पर अलगाववादी गतिविधियां चाहिए, उनको दोबारा से यहाँ पर पत्थरबाजी की दरकार है। वो चाहते हैं कि स्मूथली नहीं चला जाए और जो हो रहा है इस वक्त उनका भी उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया। और अपने उल्लेख में उन्होंने कहा कि 370 की वापसी चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 370 की वापसी चाहते हैं? तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर 370 वापस आता है तो जो आरक्षण दिया गया है, जो वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिया गया है या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को आरक्षण दिया गया है या फिर एसटी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है, वो भी वापस हो जाएगी। यानी उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि 370 की वापसी ये क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। क्यों ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक बंदी हैं, जिनमें पत्थरबाज भी हैं, उनकी रिहाई किस लिए चाहते हैं। उन्होंने विस्तार से इस पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को कहा 3+1 अपने परिवार को तो लेना ही लेना है। कार्यकर्ता को अपने साथ 3 परिवारों को और लेकर के सुबह जल्दी अपना मतदान करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में वोट पास करना है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग संशय बना के रखे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, मेरा राजनीतिक अनुमान कहता है कि ये तीनों परिवारों में से कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। पहले हम दिखाते हैं कि क्या प्रमुख बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही, वो हम उससे रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। एक कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे,
आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो। पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो सहमत हो। ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? तो वेल दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से सिलसिलेवार जो घोषणा पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसको ढाल बनाया गया और ढाल बना करके तनातन फायरिंग जो है वार किया गया कांग्रेस पर। मैं राकेश पंडित जी से शुरुआत करूंगा। राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कर्नल एस.एस. पठानिया, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी जी, आपका भी स्वागत है। चौधरी द्वारका जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मैं सीधा राकेश पंत जी के पास चला जाऊंगा। राकेश जी, लोकसभा के चुनाव में आपने कहीं ना कहीं संविधान से मात खाई। आज आप उसी संविधान को लेकर के कह रहे कि मैं आरक्षण, यानी गृहमंत्री अमित शाह कह रहे कि मैं किसी भी सूरत में, यानी पार्टी किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में आरक्षण को कम नहीं करने देगी, जो नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। संविधान को अगर किसी ने बदला और बदलने की कोशिश की तो वो कांग्रेस थी जी। धर्म के आधार पर आरक्षण, बाबा साहब का जो संविधान है, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने बनाया, उसमें कहाँ लिखा है कि संविधान के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? इन्होंने कर्नाटका में दिया जी। उसके बाद संसदीय चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि संविधान जो है वो बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा ये। और इसी तरह इनका जो मीडिया सेल है कांग्रेस का, वो इसमें एक्टिव रहा और उन्होंने फॉल्स नैरेटिव जो है वो एक पूरे भारतवर्ष में फैलाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहे। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू में मैं समझता हूं कि वो नहीं है। और हम यहां तक बात कर रहे हैं कि संविधान बचाने की, तो जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन इतने सालों के बाद हमारे दलित भाइयों को, गुरखा समाज को, विस्थापितों को, महिलाओं को खास करके मिली है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और कांग्रेस इनके साथ फिर से उसी सिनेरियो को वापस लाना चाहते हैं। और उनका ये जो मैनिफेस्टो है वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि ये वही हालात जो 1987 के बाद जम्मू कश्मीर में थे, धारा 370 जाने के पहले तक, उसी को यहां पर दोबारा लाना चाहते हैं। चलिए, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से सीधा शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी शिल्पा, मुझे बताया, सुबह से आप वहां पे खड़ी हैं, क्या कार्यकर्ताओं में, कैडर्स में उत्साह देखने को मिला है? और इस रैली के खत्म होने के बाद क्या आपने उसमें पाया है? जी बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने आम जनता को, कार्यकर्ता को संबोधित किया और एक जन तालाब जो है वो देखने को मिला, जहां पर 15,000 से, जो बता रहे थे कि 15,000 से भी कार्यकर्ता, आम जनता वहां पर जुटेगी। और वही नजारा कुछ देखने को मिला, क्योंकि देखिए अब कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज भी थे, तो उन कार्यकर्ताओं को जो है वो बूस्ट किया गया है, जहाँ पे लगातार प्रहार जो है वो एनसी के मैनिफेस्टो पे किया गया, 3 परिवारों पर जो है वो प्रहार किया गया। और यानी कि जब वो सम्मेलन खत्म हुआ तो उसके बाद हमने आम जनता से भी बातचीत की, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस बार सत्ता में अगर कोई आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है वो की है। इससे पहले जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की है। कहीं ना कहीं आतंकवाद उस समय देखने को मिलता था, हालांकि नो डाउट की आतंकवाद को जो है वो कम भी किया गया है। आप देखिए कि गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि 32,000 करोड़ का विकास किया गया है, एम्स बनाया है, IIT बनाया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं
कार्यकर्ता जो आम जनता वहां पर पहुंचे थे उन्हें बूस्ट किया गया। और आम जनता से जब हमने रूबरू किया तो आम जनता ने ये कहा कि मुकाबले में वो किसी पार्टी को नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा भारी भी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देखिए एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो आज सम्मेलन किया और दूसरी तरफ रविंद्र राणा ने भी जो है वो नौशेरा से उन्होंने नामांकन करा और आम जनता को संबोधित किया। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने जेब में हाथ डालकर कहा कि मैं फकीर हूँ। देखिए लगातार प्रचार किया जा रहा है और कहीं न कहीं ये भी जिस प्रकार से समीकरण की बात करें तो एक बड़ा बाकी पार्टियां भी मुकाबले में है। उमर अब्दुल्ला आप देख लीजिए, उन्होंने टॉपिक निकालकर कहा कि हमारी इज्जत आपके हाथ में है। तो इस समय लगातार पार्टियां मुकाबला कर रही है, इज्जत का मुकाबला कर रही है कि किस प्रकार से आम जनता से भारी मतदान मिले। लेकिन इस सम्मेलन की बात करूं तो जन सलाह देखने को मिला और कार्यकर्ता में जो जोश उत्साह था वो काफी ज्यादा नजर आता है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बात कही कि जो भी कार्यकर्ता यानी कि जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो तब जो है वो कबर में जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि कबर में जितने लोग हैं उन सबको अपने साथ लेकर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को दिखाइएगा। उन्होंने कहा कि क्या झंडा जो है वो दूसरी पार्टियों का लाना चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का लाना चाहते हैं, तो जो जोश इस कार्यकर्ता में नजर आना चाहिए वो जोश उसका जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन में। शिल्पा बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कर्नल पठानिया से जानना चाहता यूँ तो आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, लेकिन सैनिक समाज पार्टी के आप हेड भी है और राजनीतिक गुणवत्ता भी आप में खासी है। ये विकास की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विधानसभा के चुनावों में विकास का भी कोई रोल रहता है कि आते आते ये भावनात्मक बन जाता है? किसी को स्वायत्तता चाहिए, किसी ने स्वायत्तता बचानी है, किसी को नया झंडा चाहिए, किसी को झंडा बचाना है, किसी को संविधान चाहिए। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप जब सोचते हैं क्या विकास का कोई रोल कितना रहता है? देखिए विनोद जी, विकास काफ़ी 10 साल से लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में, पूरी इंडिया में। और मैं ये नहीं बोलता कि विकास नहीं हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है, हमारी जो रोड्स हैं, जो हमारी टनल्स हैं, तो विकास हुआ है। अभी सवाल ये है कि विकास जो है वो एक ब्रॉडर एजेंडा है। अभी विकास के अंदर आपको सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, आपने किसका विकास करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का करना है, लोगों का एम्पावरमेंट करना है, वुमेन विंग करना है, यूथ के लिए जॉब ढूंढने हैं, और उसके बाद बहुत से पहलू हैं जिसके ऊपर इसके अंदर आ जाते हैं। तो विकास तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये देखें पीछे मुड़ के कि पिछले 10 साल में जम्मू के हम विकास की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी कब से बन रही है, कहाँ विकास हो रहा है, ये आपको दिख ही रहा है। थोड़ी सी बारिश आती है, सड़कों में पूरा पानी भर जाता है। हाँ, विकास दिखता है जब हम देखते हैं कि ब्रिजेस बन गए हैं, यहाँ से आप जम्मू से चलें सांबा और बियॉन्ड वो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो व्हाटएवर यू कॉल इट, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और ये दिख भी रहा है कि विकास हो रहा है। लेकिन अगर हम कॉमन आदमी से बात करें, अगर हम अनएम्प्लॉयड यूथ से बात करें, अगर हम बिजनेस वालों से बात करें, अगर हम वुमेन से बात करें, तो मेरे को तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है जी। अभी सवाल ये है कि जनता को अगर नज़र आ रहा है तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, उनको एजेंडा देंगे, और ये निकल के सामने आ जाएगा बहुत जल्दी कि कितना विकास हुआ और लोगों के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये आस्ते आस्ते चीज़ें खुलेंगी जी। लेकिन द्वारका चौधरी जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया है कि कांग्रेस चाहती है कि यहाँ से आरक्षण खत्म हो, जो आरक्षण एसटी को मिला है या फिर वाल्मीकि समाज को मिला है या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को मिला है, कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पर 2 झंडे होने चाहिए। कांग्रेस चाहती है नया संविधान, जो पहले स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था वो होना चाहिए। यानी नेटशेल में गृहमंत्री अमित शाह ने 2 दिनों में इतना ग्रिल किया है कांग्रेस को जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों लगे जी? चलिए। शुक्रिया विनोद जी। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 साल से जो लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात जो बनाए हैं, आपने संविधान की बात की, संविधान को तो मैंने नहीं कि वो कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने की जी। संविधान का ये किसने हनन किया, संविधान क्या था, इन्होंने उसको क्या बना दिया, पूरी स्टेट को में पुलिस लगा करके, पूरी स्टेट को अंदर करके, लीडरों को अंदर करके कानून बनाया गया, इस स्टेट को तोड़ा। कौन सा ये काम था
जो भी सरकार आती है लोगों की मर्जी से काम करे। लोग सरकारें चुनते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है। और ये सरकार ने एक कानून थोपा हमारी रियासत के ऊपर जिसका 1% भी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। ना तो जहाँ से जो बात की थी उस समय कि जहाँ से मिलिटेंसी ख़त्म होगी, जहाँ से डेवलपमेंट जहाँ पे होगी, जहाँ यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट दूर होगी, इनमें बढ़ोतरी हुई है। अभी डेवलपमेंट की बात कर्नल साहब कर रहे थे। डेवलपमेंट की जो बात है, अभी अभी पिछले दिनों बारिश हुई, आप सब लोगों ने देखा नाले किस तरह ओवरफ्लो हुए, लोगों के घरों में नालों का गंद गया। स्मार्ट सिटी के अंदर हज़ारों करोड़ रुपया आया जो वेस्ट किया गया। नहीं, मैं जिसका मेरा सवाल ये था जो वो पूछ रहे थे, क्या नया झंडा चाहिए आपको, पुराना मतलब स्टेट फ्लैग चाहिए आपको? क्या आप कांग्रेस का भी जो है मैनिफेस्टो आपके सामने आ जाएगा, आप उसमें देख लेना हमारा क्या झंडा होगा। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया है। वही कांग्रेस का एजेंडे में होगा, वही कांग्रेस का एजेंडा है। और आने वाले वक्त में ये लोग बताएंगे। ठीक कर्नल साहब ने कहा है कि अभी अभी वोट पड़ने वाले हैं, लोगों को पता है कि कितनी डेवलपमेंट हमारी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे एलजी साहब और 2 लोग सिर्फ सरकार को चला रहे हैं। लोग परेशान हैं, किसी से बात कोई कर नहीं सकता, किसी के पास कोई पहुँच नहीं सकता। और अभी आने वाले जो सरकार है वो आपके सामने बनेगी और लोग बता देंगे कि जहाँ रियासत के अंदर जो स्टेट तोड़ी है वो एक बहुत गलती की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका खमियाजा भी जो अभी इलेक्शन है इसमें उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए मनीष जी आप हमें बताइए, शुक्रिया। जो पार्टियां पाकिस्तान से बातचीत की बात करती हैं, जो पार्टियां पत्थरबाजों को, स्टोन पेंटर्स की रिहाई की बात करती हैं, 370 की बात करती हैं, स्वायत्तता की बात करती हैं, उनके साथ आप बैठ रहे हैं। देखिए, हम उस समय इनके साथ एक मंच पर बैठते थे जब हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था। आज तो हम खुलकर विरोध कर रहे हैं एनसी के घोषणा पत्र का। हम ही सबसे पहली, बीजेपी से पहले हमने आगे खुलकर विरोध किया था कि हम बिल्कुल 370 की बहाली के पक्ष के अंदर नहीं है। मगर 370 के बाद की जो घटना घटी उसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है ना। हमें तो सबज बाग दिखाए गए थे, विकास के, रोजगार के, तमाम हमारी जो है आर्थिक मंदी को खत्म करने के, अमन चैन के। आज भी माननीय गृह मंत्री जी यहां आकर कह रहे थे, मुझे तो उनकी बातों से लग ही नहीं रहा कि वो देश के गृह मंत्री हैं। वो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं कि मैंने तो वादा कर दिया। अरे वादा तो आपने 5 साल पहले भी किया था, कब दोगे ये बताया जाए जम्मू कश्मीर की जनता को। वो अभी आपने तो दिखा रहे थे, उसके अंदर देश के गृह मंत्री कह रहे हैं क्या जनता चाहती है पुंछ, रजौरी, डोडा के अंदर आतंकवाद आए। अगर उनको पता ही नहीं है कि यहां तो आतंकवाद अपना घर बना चुका है, आतंकवाद यहां पर अपनी एक्टिविटी शुरू कर चुका है। और पिछले 6 महीने से हम जम्मू संभाग के अंदर ही आतंकवाद को देख रहे हैं। इनके घोषणा पत्र के अंदर वादे किए गए हैं कि अग्निवीर को 20% जो है पुलिस बल के अंदर रिजर्वेशन दी जाएगी। आप याद कीजिए, महिलाओं के लिए भी 33% रिजर्वेशन है पुलिस बलों के अंदर। मगर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी क्या दे रहे हैं? मात्र 15%। तो किस तरह का इनका घोषणा पत्र तो वो है कि आपने ही अधिकार छीने और उन्हीं अधिकारों को वापस करने का वादा किया जा रहा है। 5 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घाटी वापसी का वादा कर रहे हैं। क्या कर रहे थे पिछले 10 सालों से? पकोड़े तल रहे थे क्या? 10 सालों से कितने कश्मीरियों को सुरक्षित घाटी वापसी करवाई? कितने लोगों को यहां पर आपने 10 साल के अंदर नौकरियां दी? किस तरह की जुमलेबाजी आप घोषणा पत्र के अंदर लेकर आए हो? किस तरह का घोषणा पत्र आपका जम्मू कश्मीर की जनता को? अगर आपने 370 लेकर जो है अधिकार दिए हैं, आप दावा कर रहे हो कि आपने वाल्मीकि समाज को अधिकार दे दिए, वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को दे दिए। अरे उन अधिकारों को भी सोचिए जो जम्मू कश्मीर की जनता के आपने छीन लिए। हमारे मतदान के अधिकार को आपने खोखला कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर विधानसभा के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया। 10 साल हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा गया। जम्मू कश्मीर के युवाओं को दलदल, नशे के दलदल के धकेलने वाले जिम्मेदार आप हैं। आपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को निराश किया है, नाराज किया है, बेरोजगारी के अंदर उनको धकेल दिया। इस वक्त हमारे साथ आदर्श गुप्ता जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ है पीर पंचाल के। आदर्श जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी विनोद जी सुन रहा हूं। जी आदर्श जी, विनोद जी, आपने कल घोषणा पत्र भी देखा होगा और आज का संबोधन भी सुना होगा।
गृह मंत्री अमित शाह का। जी जी इस पर आपका क्या तीव्र टिप्पणी क्या रहेगी? विनोद जी, एक सीधी सी और सच्ची बात यह है कि ये वही चीज़ें हैं जो आपके चैनल पे और आपके साथ हम बहुत पहले से ही डिस्कस करते रहे, वही चीज़ें सामने आई, कोई नई चीज़ सामने नहीं आई। कल जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र पेश किया जब उसमें भी वही था जो पिछले 5 साल में 10 साल में इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया। मेन जो सबसे बड़ी बात जो है इनके कल के मैनिफेस्टो को लेके करें और यहाँ आज इनकी स्पीच को लेके करें, उनका जो फोकस था वो सारे का सारा कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसे मूक दर्शक बन के उन्होंने अपना लिया है। हालांकि वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कांग्रेस की हम इसमें समझ सकते हैं, बाद में भी इसमें अलायंस पे बात हो सकती है। हम इस वक्त प्री अलायंस की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो पे आप बोल सकते हैं इस पे आप चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने ना तो अपना मैनिफेस्टो निकाला, ना ही उन्होंने अपने इसके बारे में अपने सफाई देने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि जम्मू के अंदर माननीय जो गृह मंत्री ने अपनी पूरी कोशिश की कि लोगों के दिलो दिमाग के अंदर एक ही चीज पहुंचाई जाए, प्रोग्रेस छोड़ दीजिए, काम छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, बाकी जो कल एजेंडा में था जो चीजें दे रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। एक ही चीज जम्मू के लोगों के दिमाग में बिठाने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा स्वीकार कर दिया है। कांग्रेस ने आदर्श जी ये मौन समर्थन कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को मौन समर्थन कितना घातक कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ही यही है। एक तो घातक पहले ही बना हुआ था, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस हथियार को जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके इन चुनावों में किया जाए, कांग्रेस को खामोश कर दिया जाए इस बात को लेकर। आज जम्मू के लोग जो है नेशनलिस्ट लोग हैं, 370 का उन्हें नुकसान हुआ है, होता होगा, वो कोई शक नहीं है इसमें हुआ होगा, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे 370 कोई भी पार्टी जम्मू को कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको वापस लाया जाए, कोई भी नहीं चाहेगा 35A को वापस लाया जाए, कोई नहीं चाहेगा पाकिस्तान से बातचीत की जाए, कोई नहीं चाहेगा पत्थरबाजों को छोड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस की जो खामोशी जो है, कांग्रेस अपने आप में ये समझ रही थी कि मैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी, और इसमें कोई शक नहीं विनोद जी, कांग्रेस को एज था, कांग्रेस मामले में आगे निकल चुकी थी। पिछले चुनावों में भी उन्होंने साबित कर दिया और असेंबली चुनाव में यही चलिए आदर्श जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। लौटते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर समर्थन है आपका। और साथ साथ मैं ये बताते चलूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि अब्दुल्ला खानदान या फिर मुफ्ती खानदान इसके लिए जिम्मेदार हैं, भ्रष्टाचार जो किया है इन्होंने किया है, और बड़े इत्तेफाक की बात है पंत जी, आपने दोनों के साथ ही सरकार बनाई। बिल्कुल, हमने दोनों के साथ सरकार बनाई, और जब हमें ये लगा कि वो पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस सरकार से निकल आए, जैसा पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हुआ। दूसरा, मैं आदेश जी की बात अभी करूंगा। गुप्ता साहब बोल रहे थे कि इन्होंने जो कांग्रेस है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को बिल्कुल मूक दर्शक बनकर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट नहीं करा है, उन्होंने पाकिस्तान के मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करा है। आप देखें कि 370 धारा को वापस लाने की बात कौन कर रहा है, उससे फायदा किसको होगा? 370 धारा के आने के बाद अगर जैसा ये सोचते हैं कि ये लोग जो देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनको ये रिहा कराने की बात करते हैं, पत्थरबाजी जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनको रिहा कराने की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करते हैं, तो ये एजेंडा जो है ये पाकिस्तान का एजेंडा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है। तो यहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की स्थिति तो वो है कि ना उनसे अब निगलते हुए बन रहा है और ना उगलते हुए बन रहा है। कल इनके एक प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बहस में कहा कि हमारा जो शत्रु देश है,
शत्रु देश कौन हुआ? वो पाकिस्तान। तो ये उसी पाकिस्तान के साथ, उसी शत्रु देश के साथ बात करने की वकालत करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक 370 जो है उसके ऊपर, उसके जो निर्णय हुआ उसके ऊपर मोहर लगा दी है, तो धारा 370 वापस नहीं आने वाली। फारूक साहब ने भी कहा कि हम लोग 100 साल लड़ रहे हैं तो जो धारा 370 कभी वापस नहीं आ सकती। तो आप समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे जो एजेंडा चल रहा है और उस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए ये लोग कहां तक जा सकते हैं। तो चौधरी साहब, सवाल ये उठता है कि आपका जो मौन समर्थन है ना कहीं आपको भारी पड़ सकता है। आपने तुरंत जिस दिन ये मैनिफेस्टो जारी किया गया था और इस मैनिफेस्टो के ऐसे कुछ बिंदु थे जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि अलगाववाद से प्रभावित हैं, उसका तुरंत विरोध करना चाहिए था। देखिए विनोद जी, जो एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है जी, वो इनका एजेंडा अलग अलग है। जो आपने एनसी का कभी एजेंडा बोला नहीं, आज भी आप मौन हैं। एनसी का एजेंडा अलग है, उनका अपना है, कांग्रेस का अलग होगा। जब ये सरकार बनेगी, इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होगा, फिर आप बात करना कि कांग्रेस जी का जो एजेंडा है वो क्या है। वो एनसी के साथ बिल्कुल उनका अपना है। एनसी के साथ गठजोड़ है, गठजोड़ सीटों पे, अलायंस है, बिल्कुल सीटों पे अगर है। एनसी ऐसा मैनिफेस्टो जारी करती है तो उसके घटक दल को, जो कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है, और वो इस तरह की बात करते हैं कि हम उनको भी छोड़ेंगे जो पत्थरबाज थे या फिर जो राजनीतिक बंदी थे, तो आपको कहना चाहिए था इनका एजेंडा अलग है, हम अपना मैनिफेस्टो अलग से पेश करेंगे। वो बने, आपने अभी हमारा तक इसकी तस्दीक नहीं की है। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग एजेंडे हैं। उनका अपना पार्टी का एजेंडा है, कांग्रेस का अपना पार्टी का एजेंडा रहेगा। सीटों पे कुछ तालमेल हुआ है, कुछ सीटें उनको दी हैं, कुछ ली हैं, कहाँ पे कहीं कहीं पे फ्रेंडली भी इलेक्शन हो रही है। तो जो ये बातें कर रहे हैं, जैसे अभी अभी हम अमित शाह जी को सुन रहे थे और गुप्ता जी ने भी उसका जवाब दे दिया कि उन्होंने पिछले 10 साल से वही बातें जो आज भी कर रहे हैं, जे इलेक्शन की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो भाई 10 साल तो इन्हीं की सरकार थी। कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई, कितने बच्चों को जहाँ पे नौकरी मिली। आज भी बात डेवलपमेंट की हो रही है, कौन सी हमारी स्टेट में ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई बाकी वालों से। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे जो स्टेटहुड वापस नहीं आई। तब तो बोला था कि ये थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, आज फिर बोल रहे हैं कि आफ्टर इलेक्शन हम कर देंगे। बिफोर इलेक्शन कर दो, सरकार ने करना है इसको पहले कर दो। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सारी पावर जो है वो स्नैच कर ली हैं। जो एमएलए साहब के पास होनी थी वो पहले ही एलजी को इन्होंने सारी की सारी दे दी। शायद पहले ही इनको लग रहा है कि सरकार तो हमारे लोग जीतेंगे नहीं, तो इससे बेहतर है कि इनसे पहले ही पावर जो है वो लेकर के एलजी साहब को दे दो, वो हमारे अंडर चलेंगे, हम सेंटर से गवर्नमेंट चलाएंगे। तो ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है जहाँ पे इस किस्म के आर्डर नहीं होने चाहिए बिफोर इलेक्शन। चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि कुछ सीटों के ऊपर हमारा फ्रेंडली कंपटीशन है। ये फ्रेंडली मुझे शब्द समझ में नहीं आया। ये क्रिकेट मैच नहीं है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य का सवाल है। वहां पे वो भी खड़े हो भविष्य जाते हैं। तो आप फ्रेंडली मैच नहीं खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के धारा 370 जाने के बाद ये पहला मुख्य चुनाव है विधानसभा का, और जम्मू कश्मीर के युवाओं का, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का, जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य का सवाल है इस पर। और आप कह रहे हैं कि हम लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये पहला चुनाव है, वो ही तो बताएंगे आप। इसीलिए तो संसदीय पहला चुनाव है और हमें कितना इसमें फायदा हुआ, इसीलिए बताया उनको। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है ये सब बता देंगे। हराया ना जम्मू, ये आने वाला वक्त बताएगा। हराया आप लोगों और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो दरबदर हो रहे हैं, जिनको अपना फ्यूचर कुछ नजर नहीं आ रहा, वो बताएंगे। इस चुनाव में बता देंगे वो सब कुछ। अभी थोड़े लेकिन अभी राकेश जी कह रहे थे कि आपको बता दिया उन्होंने। क्या बताया? लोकसभा में 2 सीटों में बताया उन्होंने। बोर्ड बड़ा है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोर्ड बड़ा है। देख लो, देखो निकाल के देख लो। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं बोर्ड बड़ा है, हर एक सीट पे बोर्ड बड़ा है और आगे बढ़ जाएगा। और जी, ये मौन से आने वाले टाइम में बढ़ेगा। देखिए विनोद जी, पॉलिटिक्स जो है, मैं पिछले 6.5 साल से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ जी। पॉलिटिक्स जो है ये कंपल्शन की गेम है। राजनीतिक कंपल्शन होते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मुद्दा होता है वो होता है पावर में आना। साम दाम दंड जितनी भी नीतियाँ हैं, भेद, सबका यूज़ किया जाता है। और मेन जो एजेंडा है कि हमने जो पावर में बैठे हुए हैं उनको निकालना है और ख़ुद पावर में आना। उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है
उस स्ट्रेटेजी का एक जो हिस्सा है वो है मैनिफेस्टो, जिसको स्कंद पत्र या वचन पत्र या क्या क्या नाम दिए। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें और ये देखें कि जिस भी पार्टी ने जितने ये मैनिफेस्टो डिक्लेयर किए हैं उसकी कितनी परसेंटेज जो है उन्होंने पूरी की है। अभी हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ये कोई एक, देखिए बीजेपी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनका जो थिंक टैंक ग्रुप है और इनका जो आईटी सेल है, वेरी स्मार्ट, वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। अभी ये जो मैनिफेस्टो है ये दिल्ली में बैठ के बनाया गया है, जिसमें लोकल लीडरशिप से कहीं कंसल्टेशन नहीं की गई है। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जो जम्मू के लोगों के जो पॉइंट हैं, इन्होंने क्या किया है इस मैनिफेस्टो में। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी इस संकल्प पत्र को बनाने की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, वो लोकली हैं। कई बार लेकिन उसमें एक चीज ये भी है ना भरानी साहब, बड़ी देर से एग्जिस्टिंग यूनिट है जो इंडस्ट्री में, उनकी ये डिमांड थी कि उनको तवज्जो दी जाए। इस मैनिफेस्टो में आया है, ट्रेडर्स का भी आया है, पावर सेक्टर का भी आया है। कंसेप्चुअली विनोद जी, इन्होंने सब चीज़ों को कवर किया है। इन्होंने यूथ को कवर किया है, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया है, फार्मर्स को एड्रेस किया है, वुमेन्स को एड्रेस किया है, विकास जो सबका साथ सबका विकास उसको एड्रेस किया है, और मंदिरों का जो रेनोवेशन या जीर्णोद्धार करना है उसको शामिल किया है। मंदिरों का जी। लेकिन जो मेन इशू मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एज ए पिछले हमने जब अपना मैनिफेस्टो बनाया, हम लोगों के बीच में गए विनोद जी, हमने लोगों के पॉइंट बनाए। अभी मैं बताता हूँ कि मेन प्रॉब्लम जो जम्मू रीजन की वो क्या है। सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि हमारा जो लैंड बैंक है, लोकल यूथ के लिए जॉब है, और आर्ट एंड कल्चर। जम्मू दूरदर्शन को आपको पता होगा कितने दिनों से संघर्ष चल रहा है। क्या किसी भी पार्टी ने कभी एक्सप्रेस किया है कि उनका क्या स्टांस है उसके बारे में? यहाँ पे जम्मू दूरदर्शन जो जम्मू रीजन के लोगों की डिमांड है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखिए रोहिंग्यास, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, ये कितने हैं यहाँ? आप खासकर ये देख लीजिए बटिंडी एरिया, संजोवा एरिया भी जो अटैक हो रहे हैं, उनका क्या रोल होगा आने वाले समय में, इसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। जी, वुमेन रिजर्वेशन जो इन्होंने संसद में पास किया था, ये क्यों नहीं दे सकते? 33% छोड़िए, 15% तो दे दें। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। बिजली वाली प्रॉब्लम यहाँ देखिए, हम हाइड्रोलिक बिजली क्रिएट कर रहे हैं सफिशिएंट मैनर में, और यहाँ अगर बिजली की आप हाल देखेंगे बहुत बुरी हालत है। गरीबों को 3-3 लाख के बिल मिल रहे हैं, उनकी कनेक्शन कट रहे हैं। सिस्टम ही नहीं है। मैं खुद इसका मुक्तभोगी हूँ। अच्छा, उसके बाद आप देखिए स्मार्ट सिटी में टच कर चुका हूँ, डेली वेजेस। देखिए वेलफेयर स्टेट का काम ये नहीं होता कि अपने लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। वो हो रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं ये आपको पता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे चौधरी साहब भी बोल रहे थे, एक गवर्नेंस के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। उन्होंने एड्रेस किया, डेली वेजेस का जिक्र किया कि बड़ा दबाव है हम पर। हम नहीं कब करेंगे? अब पिछले 5 साल से तो मैं इनका प्रदर्शन देख रहा हूँ जी, अभी अगले 5 साल और शायद देखते रहेंगे। और ये कंसेप्ट है कि देखिए मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि मैंने लोगों का परसेप्शन मैनेजमेंट करना है जी। और वो परसेप्शन मैनेजमेंट जो है वो इसलिए है कि बड़ी संख्या में लोग मैनिफेस्टो को जो पढ़ते हैं या मैनिफेस्टो का जो प्रचार करेंगे बीजेपी के लीडर या कांग्रेस के लीडर या किसी भी पार्टी के लीडर या मेरी पार्टी के लीडर, उसको हम लोगों का दिमाग को थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ आइए और मैं वोट दीजिए जी। अभी ऑन ग्राउंड कितना होगा, कब इसको पूरा करेंगे, एनीबडीज गेस। आदर्श जी से हम जानना चाहेंगे। आदर्श जी, आप सुन पा रहे हैं? जी। आदर्श जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का मौन समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है, जो एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस थी, ये खामोशी जी, इतनी देर की खामोशी, जिस दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उससे पहले कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी और ऐसे पब्लिक भी उनके साथ थी। इस मैनिफेस्टो पर मौन समर्थन करके कांग्रेस को नुकसान हुआ है। बिल्कुल विनोद जी, जैसे हमारे मित्र भी बता रहे थे कि इनने बहुत सी चीजों को टच किया जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो स्मार्ट मीटर है, चाहे वो पानी की बात है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात है, जो कुछ भी इन्होंने कहा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी चीज मैनिफेस्टो में नहीं है। इन सब चीजों में से मैं सिर्फ सच बात है। और एक मैनिफेस्टो को लेके मैं अगर ये आपकी बात को मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, अगर ये नेशनल कांग्रेस इस बात में मूक दर्शक ना होती तो आज आप इस मैनिफेस्टो पे यही चीजों को डिस्कस कर रहे होते कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है क्या नया। लेकिन वो सब चीजें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी तीरंदाज पार्टी है, वो उसने ऐसा
शस्त्र चलाना सीख लिया कि उन्होंने देखा कि जम्मू के लोगों की नब्ज पर टटोलना शुरू किया। वो देख रहे हैं कि जम्मू के लोगों की नब्ज का है, नब्ज आके टिक रही है 370 पे, नब्ज आके टिक रही है 35 पे, नब्ज आके टिक रही है पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, नब्ज टिक रही है कि पत्थरबाजों को छुड़ाने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तरफ नजर चली। अपने आदर्श जी, राकेश जी राकेश जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश जी। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू के लोगों की जो नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश कर रही है, तो मेरे को लगता है कि यह बहुत बड़ा वाक्य आपने कहा है, बहुत बड़ा वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में जम्मू के लोगों की नब्ज को जानती है। उनकी तरह नहीं है जो आतंकवाद में यहाँ के जम्मू कश्मीर को झोंककर पाकिस्तान वहां पर इंग्लैंड लंदन बैठ गए थे वहां पर। जो नब्ज टटोलने की बात की है वो मैंने वोटों के मामले में कहा है, वोट किस तरह से मिलेंगे उस नब्ज को उन्होंने देखा। जम्मू के जो इमोशनल को है वो किस तरह से सामने लाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी ये मैं फिर भी राकेश जी मैं साहब आपको कहता हूँ कि मैं जब भी कभी बात करता हूँ हम पे भी इल्जाम लगता है, कभी कांग्रेस का लग जाता है, कभी हम पे बीजेपी का लग जाता है, कभी एनसीपी लग जाता है। फैक्ट ये है कि लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन में जहाँ पे आने की उम्मीद थी। लोकसभा के बाद यही लग रहा था कि जहां जो असेंबली के चुनाव होंगे वहां पे मुद्दे जो है वो हटके होंगे और कांग्रेस को फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों के कारण आज तक वो उसका मैनिफेस्टो सामने नहीं आया। वो क्या इंतजार कर रही थी कि यहाँ पे आके शाह साहब आके हमारे विरुद्ध बोले और ये बातें करे फिर हम जवाब दें? ये चीजें तो पहले सामने आनी चाहिए। आप तो चुनावों में रह कितने दिन गए हैं, लोगों को सोचने का समय ही नहीं दे रहे हैं। हर एक आदमी को दिलो दिमाग में आज ये बिठाने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी कि जो कांग्रेस है वो एंटी नेशनल जो है नेशनल एनसी के साथ मिलकर जो चाल चलने जा रहा है, जिसको ये टॉलरेट नहीं कर रहे। और फैक्ट भी है क्योंकि जहां तो साफ कह दे कि चौधरी साहब कह रहे हैं, चौधरी द्वारका एक ऐसे यहाँ के नेता है जो कह रहे हैं, लेकिन इनके लीडर तो चुप है क्योंकि इनको कहना पड़ता है। अभी आप हमारे शिवसेना के दोस्त कह रहे हैं कि हम नहीं है, हम उनके साथ नहीं है, हमारा एजेंडा उसके साथ, हमने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, साफ बोल रहे हैं हम नहीं मानते उनको। जब साहब लाइस था तो वहां पे तब नहीं हमारा लाइस है, ये खुल के खुद बोलते। जब तक ये खुल के नहीं बोलेंगे इनके ऊपर यही लांछन लगा रहेगा सबके। आदर्श जी मनीष साहनी जी आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। मनीष साहनी जी। आदर्श जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया, देखिए बीजेपी की सबसे ज्यादा पैठ जम्मू संभाग में मानी जाती है। क्या बीजेपी के घोषणा पत्र ने जम्मू संभाग की जनता को निराश किया है या नहीं? बीजेपी के जम्मू संभाग के लिए उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही, ये एक अच्छी बात है। यस। कभी भी टूरिज्म जो है जम्मू में नहीं लाया गया। आज रजौरी धन्ना मंडी में सैमल लेक्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन सरकार रही है पिछले 10 सालों से कितना टूरिज्म जम्मू में आया और कितना जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का विकास हुआ है, ये हम लोग आप और मैं सब जमीनी हकीकत जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं आया। आप ठीक कह रहे हैं, नहीं आया। अगर उसे लाने की बात की है उन्होंने तो हम इसको हमें समझना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। अच्छी बात है जम्मू के लोगों के लिए, एक अच्छी बात है कि अगर वो लाने की बात कर रहे हैं, टूरिज्म को जम्मू के लाने की बात कर रहे हैं, तो जम्मू के लिए अच्छी बात है। बाकी तो सब चीजें दे दी है। IIT की बात, IIM की बात करें, एम्स की बात करें, जब वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पे, वो तो उनको तो आगे बढ़ाना है। ट्रेन की बात करें, ट्रेन भी चल रही है। आज आके वही है ना, 6,000 का 4,000 और बढ़ा दिया, उसमें कर दिया, 2 गैस सिलेंडर दे दिए। आज आके लोगों के जो आम आदमी है उनको चाहिए राहत, चाहिए इमीडिएट राहत चाहिए। वो है बिजली, वो है उनको खाने का सामान सस्ता होना चाहिए, वो है उनको ये भारतीय जनता पार्टी नब्ज पकड़ी है ताकि नेशनल लोग हैं उनके दिलों दिमाग में यही बात बैठाई जाए। आदर्श जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मनीष साहनी के पास चलेंगे। मनीष साहनी जी, हम जब बाला साहब ठाकरे की तस्वीर हमारे सामने आती है और जब हम देखते हैं कि आप उन लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं, थोड़ा सा दुख जरूर होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दुख जरूर। देखिए मुझे लगता है कहां हम लोग हाथ मिला रहे हैं, हम तो अपने उम्मीदवारों को उतारा, हमारी अपनी विचारधारा पर हम बात कर रहे हैं। आपने खुद ऑल पार्टी मीट, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। जब ऑल पार्टी मीट हुआ करती थी, वो जो बीजेपी यहां तानाशाही जो है कानून ला रही थी, गैर स्थानीय लोगों को जो है जब मतदान का अधिकार दिया जा रहा था, जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली नहीं की जा रही थी, इस कॉमन एजेंडे को लेकर हम तमाम पार्टियां एकजुट थी और एक मंच पर थी। मुझे लगता है वो बीजेपी के नेताओं को भी मंच शेयर करना चाहिए था और जरूर करना चाहिए था। आज शायद ये भी जो है जनता के बीच में
हीरो होते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पे आप गए थे कि नहीं? बिल्कुल, देखिए इन मुद्दों के लिए, जनता के लिए हम कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अब पाकिस्तान जा सकते हैं बिना बुलाए, तो हम अपने देश के लोगों के नेताओं के घर क्यों नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं बिल्कुल। अगर फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही है तो ये बीजेपी सरकार इनकी है, उसको अंदर किया जाए। अगर उनके घर जाने में, उनके साथ बैठने में, जनता के मुद्दों को लेकर अगर उठाने के अंदर हम गुनाहगार हैं, तो ये गुनाह हम बार बार करते रहेंगे। और वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि जनता के मुद्दों पर जो है निडरता के साथ आवाज बुलंद कर रही है, हम कर रहे हैं। अब आती है बीजेपी के बाद, अभी आदर्श जी एक और बड़ी अच्छी लाइन जोड़ गए, रेलवे को लेकर मैं भूल गया था कि इनके मैनिफेस्टो में शायद इधर का भी जिक्र है कि पुंछ रजौरी की तरफ भी जो है वो रेल लाइन बिछाई जाएगी। कब बिछाई जाएगी? कश्मीर की तरफ तो आपने लाइनें बिछा दी, पुंछ रजौरी इस तरफ को क्यों भूल गए? ये बिल्कुल वैसा ही मैनिफेस्टो के अंदर पॉइंट है जैसे हाल ही के अंदर पीछे इनके जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जम्मू के अंदर मेट्रो चल गई। शायद उसी तरह से अब जो है पुंछ रजौरी की लाइनें भी बिछ जाएंगी और बहुत जल्दी बिछ जाएंगी। देखिए अभी हाल ही के अंदर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी इनको जो है एक और बहुत बड़ी नसीहत दी है, मगर फिर भी ये उस नसीहत का पालन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने इनको कहा है कि बिजली की तरह गाज ना बने, हमेशा कांग्रेस के ऊपर और लोगों के ऊपर ना गिरे, दिया बने, दिए की तरह लोगों के जो है रोशनी दे, जलाएं। मगर ये वो बनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आदर्श जी अभी ठीक कह रहे थे, आप माननीय गृह मंत्री जी का पूरा भाषण सुन लीजिए। कांग्रेस को बोलने के सिवा उन्होंने, कांग्रेस को जो है बार बार एक्सपोज करने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये भूल गए कि पिछले 10 सालों से 11 साल अब होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर के अंदर इनके मनोनीत जो है माननीय उपराज्यपाल जी हैं। तो क्या विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में? वो हमें विकास गिनाइए। कहां आपने जम्मू के युवाओं को रोजगार दिया, कहां महिलाओं को? आप विकास के बड़े दावे करते हैं, इनको विकास दिखता नहीं है। ये क्या है? ये जिस देखिए विकास हुआ है, वाइन शॉप बढ़ गई है, जिसको हम मंदिरों पर शेयर करते थे वो सुन लेते हैं। हमारा युवा निराशा सुन लेते हैं, जवाब दे रहे। कहाँ है विकास? ये जिन पार्टियों के साथ खड़े थे, मैं सिर्फ इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कल जम्मू का नाम अल दिफा या दारुल उलूम कर दिया जाए तो क्या सानी साहब उसको सपोर्ट करेंगे? आप कर रहे हैं बोलने दो ना भैया, बीच में मत बोला करो। पाकिस्तान में मिलाने की बात करते हैं, आप उसको पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए, ये बातें आपने बतानी है। केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, आप बताइए कि आप जमाते इस्लामी के सदस्यों को, उनके नेताओं को समर्थन करते हैं? आप चाहते हैं वो विधानसभा का जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़े, एक बार फिर अलगाववाद विचारधारा यहाँ पर लीजिए ना मनीष जी, सुन लीजिए, आप अपनी विचारधारा बताइए। हम अगर चाहते होते तो हम इस गठबंधन का हिस्सा होते, ये चीज याद रखिए, हम गठबंधन का हिस्सा नहीं। चलिए, आपको बनाया नहीं, अदरवाइज ऐसे डिबेट नहीं हो सकती जिस तरह से सानी साहब करते हैं। मैं उनको सुनता रहता हूं, वो अपना समय जो है उस पर बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरों को भी बोलने दें। देखिए उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की बात करिए, बांग्लादेश में क्या हुआ इनके सामने ही है सारा कुछ, ये उसी का हिस्सा थे। अरे भाई बोलने दो ना, हिंदुओं को अपनी बारी पे बोलिए, अपनी बारी पे बोलिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हिंदुओं को बचा लीजिए अपने समय में, केंद्र सरकार अपने समय। आपको महाराष्ट्र की कमान नहीं देंगे, आप केंद्र की बात कर रहे हैं। आप मणिपुर में नहीं बचा, आपको महाराष्ट्र नहीं देंगे, नहीं बचा सके तो आप वहां कहां? महाराष्ट्र नहीं देंगे, हमारा है, हमारा महाराष्ट्र नहीं देंगे। आप भारत की बात कर रहे हैं, हमारा होगा। जब महाराष्ट्र में हमने कर दिखाया। मनीष जी आप सुन लीजिए जी, अब बीच में यहाँ पर देखिए सच्चाई बोले ना, सच बोले। सच का जो ठेका वो सिर्फ शिवसेना ने लेके रखा है, वो भी उद्धव ठाकरे, बिल्कुल जितना सिखाया गया वो देखा हमने कितना सिखाया गया। चलिए अब आप सुनने दीजिए ना, वो बोलना मत करिए बीच में, दूसरों की भी बात सुन लीजिए। आपने पुंछ और राजौरी में रेल यातायात जो है वो पहुंचाने की बात करी, वहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और बड़े बात रेल की हो रही है। अरे भैया रेल की हो रही है तो जो वहां चल रहा है, आप अपने घर से यहाँ तक आते हैं, फ्लाईओवर से नहीं आते, फ्लाईओवर से नहीं आते, सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सड़कें नहीं बनाएगी आपके राज्य में, वहां पर सड़कें नहीं बनेगी, क्या 1900 सड़कें नहीं बनेगी क्या? देश 1900 उस पर बात करिए ना, क्या बाकी उस पर बात करिए, सबने सड़कें नहीं थी, उस पर बात करिए, चलता है उसमें मत करिए। अरे जिन राहुल गांधी ने बंद करिए अपना ये नाटक, जिन राहुल गांधी ने कल संगलदान में कहा कि हमने यहां पर राजाओं का राज समाप्त कर दिया और उनको यहां से बाहर धकेल दिया, ये उनके समर्थन में खड़े थे,
ये कल तक उनके समर्थन में आपने था। PDP के अरे छोड़िए PDP को, आप बात करिए उस पर, आप बात करिए उस पर। PDP के साथ सरकार बनाई थी, PDP के साथ सरकार, आप कांग्रेस के छह साल हुए। पठानिया साहब के पास चलते अभी हैं। 6 पठानिया साल हुए हैं, साहब जुम्मा आप मुझे ये के साथ सरकार बनाई थी बताइए, आपने। राहुल गांधी ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1940 आपके पास आता हूँ, 1947 के बाद हमने राजा को भगा दिया, ये शब्द इस्तेमाल किया। राजा और उसके बाद राजा लोग- भगाए, हाँ। लेकिन उसके बाद देखिए ना कौन कौन राजाओं का रूप बदला। सबसे उन्होंने पहले जो जम्मू हमारे में राजा आकर थे, कहा, इसको बानिहाल में कहा- मैं इंडिया 543 थी, वो तो हमें उसको पता छोड़िए। है। हाँ। सबसे जब ये राजा हुए, इनका प्रीवी पर्स बंद हुआ, पेंशन पे आ गए, सस्टेनेंस का पैसा मिलना शुरू हो गया, सबसे पहले हमारे राजा कौन थे पोस्ट इंडिपेंडेंस? नेहरू जी, सारा कंट्रोल उनके पास था। नेहरू जी के बाद राजा कौन बने? इंदिरा गांधी जी महारानी बनी, और ये परंपरा चलती रही। अभी वो जो राजाओं का कंसेप्ट होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो फिर ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आप कांग्रेस की देखिए, आप समाजवादी किसी को पार्टी की मौका ही देखिए, नहीं देते हैं। और कोई तो घुस ही नहीं पाता है। और ये जो डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आप साउथ से शुरू हो जाइए, हमारी स्टेट तक आ जाइए, अभी यहाँ पर क्या चल रहा है? पिछले 70 साल से या 77 साल से अब्दुल्ला और मुफ्तीज हैं जो चला रहे हैं सरकार, और उनकी आप सोच देखिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि आप बात कर रही थी कांग्रेस मूक दर्शक है। मैं सुनता रहता हूँ अब्दुल्ला जी को, फारूक जी को, 88 साल उनकी उम्र हो गई है, और वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। नेशनल जो हमारा स्टांस है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि बंदूक और बात इकट्ठे नहीं चल सकती। और सबसे बड़ी बात है, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में किससे बात करें। शहबाज शरीफ जो है वो एक पपेट है, उसको चलाया जा रहा है मुनीर खान एंड पार्टी से, ISI से। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की ISI और आर्मी वो इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि जब रिश्ते सुधर गए तो उनकी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। और वैसे भी इस समय पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं आर्मी की पावर के खिलाफ, क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी को स्टिफल किया जा रहा है। उनकी हालत देखिए, वो बिल्कुल कंगाली के कगार पे खड़े हैं, और उनका एक ही एजेंडा है कि किसी ना किसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के इशू को उठाते रहें, अपने लोगों के लिए भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। और उसमें हमारे पठानिया साहब, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, फिर क्या वजूहत है जब सब कुछ पता है कि वहां पे किससे बात करनी, ये तक तय नहीं हम कर पाते? ये सियासी जमातें आपने मैनिफेस्टो की प्रायोरिटी पर इसको रखती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी, और फिर मौन समर्थन कांग्रेस का जो नेशनल पार्टी है। मैं बताता हूँ आपको, NC ने एक बहुत स्मार्ट एक्ट किया है सर। कांग्रेस को उन्होंने सिर्फ 32 सीट दी है जी, 48 अपने पास रखी हैं। अभी राकेश जी बात कर रहे थे फ्रेंडली कंटेस्ट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कि यहाँ सहमति नहीं बन पाई तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो इस टाइप की जो पीपल अलायंस है, फिर हम बात करते हैं कॉमन मीनिंग प्रोग्राम की। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका एक वोट बैंक होता है। कश्मीर के अंदर 70% मुस्लिम है, जम्मू कश्मीर दोनों को अगर हम मिला लें, ये प्ले कर रहे हैं गैलरी के लिए, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए और रिलीजन के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये इनका मुद्दा है। जी, तो इस मुद्दे को लेके आगे चल रही हैं। मैंने जी। जैसे आपको बोला कि अगर हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म की, वो नेशनलिज्म का ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है। लोगों को ये अच्छा लगता है कि हरि पर्वत का नाम बदल दिया जाए, शंकराचार्य मंदिर का नाम बदल दिया जाए, 370 जो ठंडे बस्ते में कब्र में जा चुकी है उसको फिर उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी पता है ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना इन्होंने एक एजेंडा चलाना है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। चलिए विनोद जी, सिर्फ एक बात, यहाँ पर जब धारा 370 तोड़ी गई तो यहाँ पर 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, उसमें सिर्फ एक ने विरोध किया, और यहाँ पर विरोध किसने किया? जेएनयू गैंग जो है उसने टुकड़े वालों ने किया विरोध, वो जो सारे के सारे कांग्रेस का टूल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका द्वारका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहाँ से भगवंत मान हमारे साथ जुड़ेंगे।